और जिनके नेतृत्व में 1 साल पहले जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और इस 1 साल में लगातार कांग्रेस हरियाणा में मजबूत जिनके नेतृत्व में हुई है, 30 से ज्यादा लगभग 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, हमारे आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे बीच में हमारे जो अभी मंच का संचालन कर रहे थे अशोक अरोड़ा जी, हमारे आदरणीय पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, आदरणीय जगबीर मलिक जी, गोहाना से विधायक गीता बुक्कल जी हमारी विधायक, जयवीर वाल्मीकि जी विधायक, राव दान सिंह जी विधायक, भारत भूषण बत्रा जी विधायक, इंदुराज नरवाल जी विधायक, बलबीर वाल्मीकि जी हमारे विधायक और आज के कार्यक्रम के आयोजक आपके विधायक सफीदों के और एक ऐसे विधायक जिनको मैं उलाना भी दूंगा और बधाई भी दूंगा। पहला क्या दूं, पहले उलाना दूं कि पहले बधाई दूं? नहीं बताओ, पहले क्या चीज देनी चाहिए? देखो भाई, उलाना तो ये है कि पहले बधाई दूं। चलो भाई, पहले उलाना ही ठीक है, क्योंकि बधाई से वो ठीक हो जाएगा। तो भाई उलाना तो ये है कि न्यू क्या करते कि भाई दीपेंद्र जैसा नरम नहीं कोई, मेरा इनने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो मैं उलाना दे रहा हूं भाई सुभाष को। आप यूं कहते हैं कि भाई एमपी साहब जहां भी मैं मिलता हूं, जींद में कहीं चला गया, बड़ौदा जींद आसपास इलाके कहीं भी चला गया, बोला भाई एमपी साहब आप तो नरम तो हो, लेकिन आपकी नरमाई का रिकॉर्ड सुभाष तोड़ रखा है। तो ये तो उलाना ठीक उलाना है कि गलत उलाना है? ये मेरा हक बनता है उलाना देने का, तो ये उलाना। और भाई बधाई इस बात की कि आज की जो यहाँ पे जन आक्रोश जनसभा है, इस जनसभा के माध्यम से, क्योंकि 2-4 महीने में चुनाव है, 7 होगा अलग होगा, 2 महीने में होगा कि 5 महीने में होगा, इलेक्शन बिल्कुल इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। मगर इलेक्शन के बिगुल बजने के साथ साथ यहां से सुभाष जी आपकी और कांग्रेस पार्टी की जीत का डंका भी बज चुका है आज इस जनसभा के माध्यम से। और मैं कांग्रेस के हमारे नेता जिनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा को में बदलाव लाने की, आदरणीय हुड्डा साहब और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी बैठे हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि दिन रात का हमारा संघर्ष है सुभाष जी का हमारा, भाई इस बार यहां से जब ये बन के जाए तो इनको अच्छी जिम्मेदारी, चंडीगढ़ में जब सरकार अच्छी जिम्मेदारी, मैं आग्रह करना चाहता हूं। और बाकी क्योंकि जरूरत है, विकास की पटरी से हरियाणा ही नहीं उतारा इस खट्टर सरकार ने, विकास की पटरी से पूरा प्रदेश ही नहीं उतारा, जींद और सफीदों को भी विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हम यहां पे जब इस जन आक्रोश रैली, चुनाव का बिगुल जब बज चुका हरियाणा में, 3 महीने के बाद जब चुनाव है, तो आपका तराजू पे तोलकर फैसले करने का समय आ गया है। कौन सा वो बटन दबेगा जिस बटन से हरियाणा, अपना इलाका, सफीदों, जींद, हम खुशहाली की तरफ जाएंगे, विकास की तरफ जाएंगे, आपस में प्यार और प्रेम की तरफ जाएंगे। कौन सा वो बटन दबेगा जब हमारा भविष्य, ये फैसला आज करने का समय आया है। आज से लगभग 10 साल पहले, 9.5-10 साल पहले चंडीगढ़ में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई, हरियाणा के लोगों ने बनाई, और इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी, अच्छे दिनों के वायदे थे, अच्छे दिनों का नारा था। सरकार आपने सोचा बदल के देखते हैं। अगर हम याद करें 2014 और उससे पहले की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, 2014 में हरियाणा देश में विकास के मामले में नंबर 1 पे आया करता था। हम विकास में नंबर 1 पे थे, विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा की नीति का जिक्र पूरे देश में होता था।
गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा का नाम पूरे देश में था। चाहे एससी वर्ग के हमारे भाइयों को 100-100 गज के 4 लाख प्लॉट हरियाणा में देने की बात हो, चाहे 2.5 लाख इंदिरा आवास योजना के माध्यम से उस समय मकान देने की बात रही हो, चाहे राशन डिपो पे तेल, चीनी, दाल, अनाज के साथ साथ ये देने की बात रही हो और अच्छी गुणवत्ता का अनाज देने की बात रही हो, चाहे 20 लाख एससी वर्ग के और बीसीए वर्ग के और 36 बिरादरी गरीब परिवारों से आने वाले 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफे देने की देश में सबसे पहली स्कीम हरियाणा के अंदर शुरुआत करने की बात हो, चाहे पीने के पानी की टंकी टूटी की योजना की बात हो, चाहे देश में डंके की चोट पर सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन उन 10 साल जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही सबसे ज्यादा। आज तो बाकी प्रदेश आगे निकल गए, दिल्ली आगे निकल गया, राजस्थान आगे निकल गया, छत्तीसगढ़ आगे निकल गया। हरियाणा आज बुढ़ापे पेंशन में देश में 15वें नंबर पे आ गया। 1 नंबर पे 10 साल तक सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में थी। हरियाणा देश में आगे माना जाता था। 10 साल तक कभी किसी वर्ग को धरना देने के लिए बैठना नहीं पड़ा। 10 साल तक हरियाणा में ना कोई व्यापारी आंदोलन हुआ, ना कर्मचारी आंदोलन हुआ, ना किसान आंदोलन हुआ, ना कोई खिलाड़ी आंदोलन हुआ। सबका मान सम्मान हुआ। कोई काम किसी का नहीं भी हुआ, मगर मान सम्मान में किसी की कोई कमी मैं समझता हूं 10 साल में नहीं रही होगी। कानून व्यवस्था में हरियाणा का नाम देश में गिना जाता था। एक नारा दिया था, कोई अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे, जब कांग्रेस की सरकार थी, या तो हरियाणा छोड़ दे या वो सीधे रास्ते पे आ जाए। ये नारा हुड्डा साहब का नारा आपको याद होगा। नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, सफीदों में क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन छोड़, यहाँ पे व्यापारी पलायन कर रहा है, मैं हुड्डा साहब को भी बताना चाहता हूं, डॉक्टर पलायन कर रहे हैं, व्यापारी पलायन कर रहे हैं, सफीदों के अंदर कानून व्यवस्था की ये आज इस सरकार के अंदर। तो आज जो हरियाणा कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, रोजगार देने में नंबर 1 था, किसान के हकों के फैसले में, केवल गरीब कल्याण में नंबर 1 नहीं, कि चाहे वो किसान के हकों के फैसले थे, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफी का फैसला रहा हो, 2200 करोड़ के किसान के कोऑपरेटिव के कर्ज माफी का फैसला रहा हो, किसान को देश में सबसे ज्यादा गन्ने का, पॉपुलर का, धान का भाव देने का फैसला रहा हो, काले कानूनों को जो कोऑपरेटिव में गिरफ्तारी और नीलामी जमीन के काले कानून थे उसको देश में अकेले हरियाणा के अंदर समाप्त करने का फैसला रहा हो। 10 साल तक किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ा, 10 साल तक जवान को आंदोलन नहीं करना पड़ा, गरीब को आंदोलन नहीं करना पड़ा। फिर एक नारा आया, अच्छे दिन आएंगे। आपने सोचा कि अच्छे दिन हरियाणा में भी लाके देखते हैं, बिना ये पूछे कि किसके हाथ में हरियाणा की सत्ता जाएगी, आपने बीजेपी को मौका दिया। उनका फैसला था, खट्टर साहब सरकार बनी हरियाणा में। आज वो हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, 10 साल के बाद ये सवाल पूछना बनता है कि आज वो विकास में 17 नंबर पर विकास दर में कैसे आ गया। आज वो हरियाणा विकास की पटरी से क्यों उतर गया, ये सवाल उठा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष, प्रजातंत्र के पहलू आज हम विपक्ष में। मुझे इस बात का दुख है कि आज हरियाणा पीछे क्यों चला गया। जो रोजगार देने में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। ये सवाल मैं पूछता हूं खट्टर साहब से, दिल्ली के 3 तरफ बसा बेरोजगारी में नंबर 1, हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी आपने हरियाणा में। एक औद्योगिक क्षेत्र, एक कोई फैक्ट्री का इलाका हरियाणा के अंदर औद्योगिक क्षेत्र आपने लगाया नहीं। अभी सुभाष जी कह रहे थे कि सफीदों के अंदर एक आईएमटी की बात चल रही है। 10 साल में पूरे प्रदेश में एक आईएमटी इस सरकार में नहीं लगी। जब हमारी सरकार थी आज से 10 साल पहले, 10 साल हमें भी अवसर मिला कांग्रेस पार्टी को, पूरे प्रदेश में 7 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप या आईएमटी, खरखौदा के अंदर आईएमटी लगी, गुड़गांव के अंदर उस समय आईएमटी, फरीदाबाद के अंदर आईएमटी, रोहतक के अंदर आईएमटी, अंबाला के अंदर एक हमारी आईएमटी प्रस्तावित। 10 बड़े औद्योगिक क्षेत्र। 10 साल तक आपने ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्र लगाया, ना कोई थर्मल का कारखाना बिजली पैदा करने का लगाया। प्राइवेट क्षेत्र के अंदर तो किसको रोजगार मिलेगा, ना तो प्राइवेट में रोजगार मिला, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में तो आपने रोजगार समाप्त कर दिए। 2 लाख पद आपने 2 लाख पद या तो खत्म कर दिए
या कई ऐसे पद हैं जिनको आपने हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से पक्कों को कच्चे में भर्ती कर बदल दिया। 10 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं, हरियाणा में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं। गरीब आदमी के लिए सरकारी स्कूल एक शिक्षा का माध्यम, आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है। गरीब अपना बच्चा कहां लेके जाएगा? मुझे गर्व है जब हमारी सरकार थी तो इसी हरियाणा में जहां खट्टर साहब ने 5000 स्कूल बंद किए, इसी हरियाणा में हमारी जब सरकार थी 2700 नए स्कूल और 1 लाख से ज्यादा भर्तियां के लिए शिक्षा विभाग में हमारी सरकार के समय, उस समय शिक्षा विभाग में भर्ती आपने ना तो शिक्षा विभाग में भर्ती करी, ना सरकारी नौकरी। जो सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दिया तो पद समाप्त कर दिए या कच्चों में बदल दिए, या भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटाले, 20 पेपर लीक घोटाले हुए। एचपीएससी एसएससी की दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है आपकी सरकार में। ले देकर फिर भी दुख इस बात का भी है, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, दुख इस बात का भी है, मन में टीस ले देकर फिर भी कोई अगर लिस्ट आई तो उस लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर उस हरियाणा से ज्यादा आया। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में 80 में से, जब इलेक्शन के नजदीक लिस्ट आई 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2021 में, उसमें 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के बच्चे। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 53 हरियाणा के, 103 बाहर के। 4 साल तक आप भर्ती नहीं करते, किसी भी और पद पे आप हरियाणा किसी नौजवान को मौका नहीं देते। आखिरी साल में चुनाव के जैसे डिक्लेयर होने के नजदीक आता है, आप ग्रुप डी की भर्ती केवल अपनी चुनावी वाई और चुनावी वोट के लिए। 4 साल तक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, किसी बड़े पद पे किसी हरियाणा के पढ़े लिखे नौजवान को मौका नहीं। और आखिरी साल मैं पूछना चाहता हूं, जो ये भर्ती करने की कमेटी है, एचपीएससी के चेयरमैन, क्या हरियाणा में एक भी आपको ऐसा नहीं मिला पढ़ा लिखा 2.5-3 करोड़ की हरियाणा की आबादी में कि हरियाणा प्रदेश से किसी को उसका चेयरमैन लगा देते? उसका चेयरमैन भी आपने झारखंड से लाके बिठा दिया। बाकी प्रदेशों में तो हरियाणा के नौजवान को अवसर नहीं मिल रहा, मगर हरियाणा में ये नहीं होगा। आप पर्ची खर्चे की बात करते, मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से, आज आपकी ये पर्ची बाहर के जो लग रहे हैं, ये कौन सी बाहर से पर्ची आती है? आप उस बात का भी हरियाणा के नौजवान को जवाब दो, बाहर से कौन सी पर्ची आती है? यूपीएससी में हरियाणा के नौजवान सबसे आगे, मगर हरियाणा की नौकरियों में हरियाणा का नौजवान को अवसर नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार जहां के मुख्यमंत्री कहें कि हरियाणा वासी कंधे से नीचे मजबूत है लेकिन ऊपर कमजोर है, और अपनी भर्ती की लिस्टों में उसको साबित करने की कोशिश करें। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का शिकार हरियाणा का नौजवान आपने कर दिया। आज हरियाणा का नौजवान करे क्या करे? कोई निराशा की तरफ, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई नशे की तरफ, कहीं कहीं अपराध की कोई बात आती है, और कहीं अपना घर बार सब कुछ बेचकर गिरवी रखकर और विदेश की तरफ अपने भविष्य को हरियाणा नौजवान खोजता है। और जब मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में घुसता है तो गांव के अंदर पटाखे बज रहे हैं। हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति आ गई कि नहीं आ गई? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं क्या कारण है? क्या कहा इस सरकार ने? विकास की रफ्तार बढ़ाने की बात हुई थी, ये विकास की पटरी से कैसे उतर गया हरियाणा? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हरियाणा के अंदर 250 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी थी, जिसमें जींद, गोहाना, दिल्ली रेल की लाइन भी शामिल है। पिछले 10 साल से एक भी इंच रेल की लाइन क्यों नहीं बनी? मैं पूछना चाहता हूं। जब कांग्रेस पार्टी की 10 साल सरकार थी, उल्टा सरकार हरियाणा में 4 थर्मल के बिजली पैदा करने कारखाने लगे और 1 परमाणु का कारखाना। इन 10 सालों में एक भी कोई कारखाना क्यों नहीं लगा? मैं पूछना चाहता हूं। जब हमारी सरकार थी 12 विश्वविद्यालय, 12 यूनिवर्सिटी, जिसमें जींद में जो आज तक एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय 75 साल में, हमें गर्व है इस बात पे, 75 साल के देश के इतिहास में अगर जींद जिले में एक सरकारी विश्वविद्यालय किसी सरकार में बना तो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय बना। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे समय 12 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए हरियाणा के अंदर। आज इस सरकार में एक भी यूनिवर्सिटी 10 साल में क्यों नहीं बनी? हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर तक आई। गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़े। पिछले इस सरकार में
पिछले 10 साल में 1 इंच भी मेट्रो आगे क्यों नहीं बढ़ी? हमारे समय 4 लाख एससी वर्ग के परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मिले, 2.5 लाख परिवारों को इंदिरा आवास योजना में मकान बने। मैं पूछना चाहता हूं आपसे यहां बैठे हो, छत्तीस बिरादरी के लोग बैठे हो अपने अपने गांव में, आप बताओ इस सरकार में एक भी किसी गरीब आदमी को एक भी प्लॉट मिला या नहीं मिला? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी प्लॉट, एक किसी का मकान आया हो? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, एक भी गरीब आदमी को तो 100 गज का प्लॉट या मकान क्यों नहीं मिला? हम इस सरकार से सफेदों के लिए मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी सफेदों में कॉलेज बना था कि नहीं बना था? अस्पताल बना था कि नहीं बना था? जींद में कॉलेज बना था, जींद में अस्पताल बना था, जींद में यूनिवर्सिटी बनी थी। इस सरकार में कोई एक शिक्षा का संस्थान 10 साल में, रफ्तार तो बढ़ानी चाहिए, मगर एक कोई शिक्षा का संस्थान इस सरकार में पूरे प्रदेश के अंदर भाई को आपस में उलझाने का काम किया, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया और देश में बेरोजगारी और महंगाई में नंबर 1 हरियाणा बनाने का काम किया। ऐसी सरकार और भ्रष्टाचार में भी नंबर 1। मैं ये बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज दुख इस बात का है कि हरियाणा विकास की पटरी से उतरा, पीछे चला गया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये जो सरकार बनी दोबारा, ये तो बनी भ्रष्टाचार की समझौते से। आपको याद होगा इनका पिछली बार नारा था 75 पार। 2019 के पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार बीजेपी 75 पार। दिया था कि नहीं दिया था? मैं आपसे पूछता हूं। मगर लोगों ने वो 75 पार के नारे को स्वीकार किया क्योंकि लोग इनके घमंड और अहंकार से परेशान थे और यही कारण था 14 इनके मंत्री उतरे। पिछली बार की सरकार में जितने मंत्री थे 14 में से केवल 2 मंत्री वापस विधानसभा पहुंचे। लोग खुश होते इनकी सरकार से तो उन मंत्रियों के हल्के में जरूर खुश होते। 12 मंत्रियों को लोगों ने वापस विधानसभा में भेजा नहीं। ये बैठे रावदान सिंह जी महेंद्रगढ़ से, वहां से उस समय हरियाणा के शिक्षा मंत्री थे, वहां से बड़े बहुमत से जीत के आए। ये बैठे भारत भूषण बत्रा जी रोहतक से, वहां से मनीष ग्रोवर जी मंत्री हरियाणा सरकार में थे, बड़े बहुमत से ये जीत के आए। ये बैठे बलबीर वाल्मीकि जी अपने साथ वाले हल्के के, यहां भी इस राणा से भी हरियाणा सरकार में पिछली सरकार में मंत्री थे कि नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं। और बलबीर भी बहुत बहुमत से जीत के आए। सारे मंत्री हार गए। 40 पे बीजेपी रुक गई। 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बिठाना, लेकिन इस बीच एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी, उसका नारा आया। क्या नारा दिया? क्या पार? जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोग कर रहे हाहाकार और कह दिया समझौता कर रहे हैं। 2 कंडीशन पे समझौता कर रहे हैं, क्योंकि जब लोगों से उचाना में पूछी क्या करना चाहिए तो लोगों ने तो कहा बीजेपी के खिलाफ वोट लिए आपने, आप कुछ भी करना मगर बीजेपी का साथ ना देना। उन्होंने जींद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो भी पार्टी हमारी शर्त मानेगी 5100 बुढ़ापा पेंशन देगी और 75% फैक्ट्रियों में हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन देगी, हम उसका समर्थन करेंगे। यही बात थी कि नहीं थी? मैं गलत तो नहीं कह रहा। जींद तक तो गाड़ी ठीक रास्ते पे थी। हमने दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हुड्डा साहब ने, सारे विधायकों ने, कि कांग्रेस पार्टी 1 नवंबर 2019 यानी कि आज से 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी हमें 5100 पेंशन देने का, हमारा तो घोषणा पत्र है, उसमें पहले ही है कि हमें 5100 पेंशन देंगे। आपने तो हमारा घोषणा पत्र चुराया है, आप आ जाओ हम दे देंगे। गाड़ी जी उचाना से चली, जींद तक ठीक रास्ते पे थी, रोहतक तक और बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक भी सीधे रास्ते जा रही थी। दिल्ली में गाड़ी भिड़ते ही, दिल्ली में जुगर गाड़ी बढ़ी, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में रुलती पुलटती गाड़ी बीजेपी के बाढ़ने के आगे खड़ी होगी, समर्थन दे दिया भाई। यह बात बनी और कहा कि बीजेपी कहा कि
भारतीय जनता पार्टी से फैसला हो गया, केंद्रीय गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे हमारे, कि 5100 पेंशन देंगे। मैं पूछता हूं आज 5 साल के बाद, 5 साल तक इस बात को हम दिल में लेके, वह 5100 पेंशन आई या नहीं आई? कट और गई। फैमिली आईडी, कहीं पोर्टल आईडी, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, उलझा के काटो, परेशान करो। पेंशन, ये क्या गलत तो नहीं कह रहा? 5100 की पेंशन नहीं आई क्योंकि समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, भ्रष्टाचार का समझौता था। भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, बड़े बड़े मुकदमों को बंद कराने का समझौता था। बीजेपी का एक नारा था, काला धन लाएंगे, सबके बैंक खाते में 15 लाख आएंगे। नारा बदल गया, नया नारा दे दिया, काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे। काले धन, जिसके भ्रष्टाचार के मुकदमे बनेंगे, काले धन वालों को पकड़ के बीजेपी में लाएंगे। बीजेपी की जो है, बीजेपी में डुबकी दिलवाएंगे और रातों रात उनका काला धन दौड़ा करवाएंगे। ये नारा बदल गया, भ्रष्टाचार का नया रूप। महकमे बांट दिए गए आपस में बीजेपी जेजेपी ने। शराब का महकमा किसने लिया? खनन का महकमा किसने लिया? पंचायत का किसने लिया? एक्साइज महकमा किसने लिया? मगर मैं ये कहूं, हम तो विपक्ष में, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं इनसे। हम ये बात कहें, इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं सफेदों से, इनके विधायक हैं इनकी पार्टी के नारनौन से, जेजेपी के विधायक नारनौन से, दादा गौतम। सारी बात वो बता के बोला खोपर बढ़ गया, एकला ही जीमने लग रहा है। जब ये जीमने पे, मैं कहना चाहता हूं सरकार हरियाणा की बने तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि भाई कौन खोपर था और क्या जिम में था भाई, और कितना जिम गया। क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी, लोगों के काम के आधार पर सरकार बनती, हरियाणा को आगे लेके जाने की सरकार बनती तो हमें खुशी होती। मगर भ्रष्टाचार 5100 पेंशन पे धोखा दे गए, धोखा देकर ऐसी भ्रष्ट सरकार बनाई। और आज वो सरकार, ऐसी सरकार जो अहंकार में और घमंड में, आज 7वें आसमान पे इनका घमंड है। आपने देखा होगा, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा इस सरकार के खिलाफ, और हर वर्ग पे अत्याचार इस सरकार ने किया। किसान आया सड़क पे, किसान 750 किसानों की जान चली गई 1 साल तक एमएसपी बचाने के लिए। कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर आए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए, उन पे लाठीचार्ज। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार आए अपना मानदेय बढ़ाने के लिए, उन पे लाठीचार्ज। अग्निपथ योजना जब आई तो नौजवान सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे कि बाकी तो आ रहे हैं, बाकियों पे लठ बरस रहे हैं, लेकिन तुम छोटी सरकार हो, तुम बख्शे जाओगे, लेकिन सरपंचों की भी तसल्ली बिठाई। कोई ऐसा वर्ग नहीं, अहंकार इतना। मुख्यमंत्री जी 10 साल तक बाहर निकले नहीं, लेकिन अब जा रहे हैं जहां, वहीं पर जो कोई उनसे कोई सवाल पूछता है उसी को अपमानित करने का काम करते हैं। एक महिला ने कहा हिसार के अंदर बेरोजगारी इतनी हो गई कि आप कोई फैक्ट्री लगवाओ, कहा कि इनको चंद्रयान पे बिठाकर चांद भेज दो। एक महिला ने कहा सिरसा के अंदर कि नशे से मेरा, विधवा लेडीज थी, दलित लेडीज थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इसकी उठा के बाहर फिकवाओ। एक नौजवान ने खड़े होकर कहा कि जी किसान की समस्या, बोला इसकी पिटाई करवाओ। करनाल में अपने बहुत से गार्ड्स थे और सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा कि ये सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही नहीं, ये धक्के मार के बाहर कर देंगे। 10 साल हमारी भी सरकार रही, मैं याद करवाना चाहता हूं इनको, 10 साल हमारी भी सरकार रही। हम भी लोगों के बीच में जाते थे, बिना सिक्योरिटी गार्ड के जाते थे, और 10 साल धक्के खाए होंगे, किसी को एक उंगली से भी धक्का दिया नहीं होगा। मगर मुख्यमंत्री जी आपका घमंड, 7वें आसमान में। आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? घमंड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? ये घमंड तोड़ना है। तो भाई आज आपका जो आशीर्वाद मिला, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये घमंड तोड़ने की, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लाने की, हरियाणा को खुशहाली की तरफ आगे लेके जाने की जो लड़ाई, दोबारा देश में हरियाणा नंबर 1 बने, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में बीजेपी के पास बहुत कुछ है। बीजेपी के पास सत्ता बल भी है, 2-2 दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार